देने का। मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी जरूर दें हमारे देखने वालों को, ताकि उन्हें पता हो कि इस सेशन में उन्होंने आपसे किस तरह के सवालात किए जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का और इस सेशन को अरेंज करने का। मेरा नाम डॉक्टर अमजद अली है और मैं ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। मैंने अपनी सारी सर्जिकल ट्रेनिंग यूके से हासिल की है। आई एम अ फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबरा। वहाँ से ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी में फेलोशिप की है और मैं 3 साल पहले पाकिस्तान वापस आया हूँ और पिछले 3 साल से मैं पेशावर में काम कर रहा हूँ। आजकल मैं हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर, जो पेशावर का वन ऑफ द 3 बिग टर्शरी हॉस्पिटल्स जो हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे काम करता हूँ। जिस तरह आपने कहा है, आफ्टरनून में अपनी प्राइवेट क्लिनिक है और मैं मेनली मेजॉरिटी जो मेरे केसेस हैं तो वो मैं ब्रेस्ट के सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं जो मैं ट्रीट करता हूँ। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच सर। आप जैसे कि हम बात करने हैं, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर और हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट हम हमेशा बेसिक सवाल से करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे एक बॉडी में फॉर्म करता है। लोगों को पता होता है लम्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, लेकिन वो कैंसर तक आगाही अभी तक उनको समझ नहीं आ पाई कि कैसे एक लम्प जो है वो कैंसर में तब्दील हो जाता है या वो इतना डेंजरस हो जाता है। तो उसके बारे में बताइए। अच्छा, आपने लम्प के बारे में बात की है कि लम्प कैसे ब्रेस्ट कैंसर में तब्दील होता है। दरअसल में जब ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट होता है तो उसकी प्रेजेंटेशन ही लम्प होती है। एक एग्जिस्टिंग जो नॉन मैलिग्नेंट लम्प है तो वो इस तरह नहीं होता मेजॉरिटी केसेस पे कि वो चेंज होता है कैंसर में। कैंसर का जो प्रोसेस है वो डीरेगुलेटिंग जो आपकी सेल डिवीजन और सेल लेवल पे जो प्रोसेस हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, तो फिर आपके सेल ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कंट्रोल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और वो कुछ ही अरसे में वो एक लंप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो 10 में से अगर 10 पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के हों, उसमें से 8 को जो अलामत होती है वो एक गिल्टी की होती है, लंप की होती है। बाकी भी अलामात हैं, जिस तरह ब्रेस्ट की शेप में चेंज हो सकता है, जख्म हो सकता है, पानी आना या ब्लड आना है वो हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे ब्रेस्ट कैंसर एज ए लंप प्रेजेंट करता है। एक लंप के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के लंप के बारे में एक और बात मैं बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर का लंप आम तौर पर इसमें दर्द नहीं होता, ये पेनफुल नहीं होता। तो जब भी हमारे पास अक्सर जो पेशेंट लेट आते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि लंप कितने अरसे से था, तो वो कहते हैं 6 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से। तो जब पूछते हैं कि पहले क्यों नहीं आए, तो उनका रीजन होती है कि क्योंकि इसमें दर्द नहीं था, पेन नहीं था, इसलिए हमने कहा कोई खतरे की बात नहीं है। तो ये आप जहन नशीन कर लें कि जो ब्रेस्ट कैंसर का लंप होता है वो आमतौर पर पेनफुल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो सर जो जैसे कि आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का जो लंप होता है वो एक सेपरेट होता है, और भी छाती के अंदर या ब्रेस्ट के अंदर कहने के लंप्स बनते हैं या गांठ बन जाती हैं, तो वो क्या वो उनकी चांसेस होती है कि वो कैंसर में तब्दील हो जाए, या वो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि मेलानाइन होती हैं, तो क्या उनका क्या होता है, उनका कोई इलाज कैसे किया जाता है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हर एक ब्रेस्ट का लंप कैंसर नहीं होता। तकरीबन अगर 10 पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आते हैं जिनको ब्रेस्ट लंप है, तो 1 या 2 में कैंसर डायग्नोज होगा। बाकी 7-8 जो लंप है वो बिनाइन नॉन मैलिग्नेंट लंप्स होते हैं। बिनाइन नॉन मैलिग्नेंट लंप्स में सॉलिड लंप्स भी होते हैं और उसमें सिस्ट भी होते हैं। सिस्ट वो होता है जो इसको, सिस्ट में किसके अंदर सिर्फ पानी होता है, बाकी कुछ नहीं होता। सॉलिड लम्प जो होता है वो होता उसमें पानी नहीं होता, टिश्यू होता है उसमें। लेकिन 10 में से लम्प्स को अगर आप ले लें तो 10 में से 7-8 लम्प कैंसर नहीं होते, 1-2 होते हैं। अब एज पे डिपेंड करता है कि कौन सी एज में है। तो जो बिनाइन लंप है वो अर्ली एज में ज्यादा है। जो कॉमनेस्ट लंप है उसको हम फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। तो वो तकरीबन टीन एज में और 20s में ज्यादा होते हैं, फिर 30s में हमारे सिस्ट ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा, फाइब्रोएडिनोमा और सिस्ट जनरली स्पीकिंग ये इनसे ना कैंसर बनता है, ना इनसे कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है, और ना ही ये कैंसर में तब्दील होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप पहले इस्टेब्लिश कर लें, डायग्नोज कर लें कि ये फाइब्रोएडिनोमा है या कोई और सॉलिड बिनाइन सॉलिड लंप है, ये सिस्ट है
या ये कैंसर है। अगर प्रूफ हो गया कि ये कैंसर नहीं है तो सिंपल सिस्ट, सिंपल फाइब्रोडिनोमा से ना कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है और ना ही कैंसर में तब्दील होते हैं। बिल्कुल सही है। सो सर, जिस तरह हमने आज का टॉपिक रखा है कि ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के लिए हमने बात करनी है। प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको वक्त पे उसके बारे में पता हो कि वो फॉर्म तो नहीं हो रहा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अलामात क्या होती हैं ऐसे कैंसर के फॉर्म होने की, या क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे आप वक्त पे अपने आप को बचा सकते हो। सो क्या ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो अलामात है वो ऐसी क्या है, कुछ स्पेसिफिक, जिनसे आपको अंदाजा हो सके कि अच्छा मुझे कोई मसला हो रहा है और मैं इसके लिए डॉक्टर के पास जाऊं ताकि मुझे चेकअप हो जाए और मेरा टाइमली प्रिवेंशन हो सके। अच्छा अच्छा, दो टर्म्स हैं जो हम ऑफन मिक्स करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। एक है प्रिवेंशन और एक है अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंशन का मतलब है कि कैंसर या कोई बीमारी होने से पहले आप कुछ ऐसे एहतियात करें कि वो बीमारी सिरे से शुरू ही ना हो, तो उसको प्रिवेंशन कहते हैं। अर्ली डिटेक्शन वो होती है कि जल्द से जल्द ही उसकी तशखीस हो जाए, और अगर ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस टाइम पे हो, अर्ली हो, तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है और पेशेंट जो है नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो हमें दोनों पे फोकस करना है। अच्छा, प्रिवेंशन आसान तब होती है जब आपको डेफिनेट जब आपको डेफिनेट कॉज का पता हो। ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि रिस्क फैक्टर्स तो हैं, काफी रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन डेफिनेट कॉज का जिस तरह बाकी बीमारियों का है वो हमें नहीं पता। अब इसके रिस्क फैक्टर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं मॉडिफाइबल में और नॉन मॉडिफाइबल में, जिसका मतलब ये है कि कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो आपके बस में नहीं है। मसलन नॉन मॉडिफाइबल में जेंडर है कि फीमेल्स को ज्यादा होता है, तो इस यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। 1000 में से एक आदमी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, 8-9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो बहुत ज्यादा रिस्क है। जेंडर है, एज है, जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, फैमिली हिस्ट्री है, पीरियड्स का अर्ली आना है, मेनोपॉज का लेट आना है, तो ये सारे वो रीजन हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन इनमें से कोई भी किसी के इख्तियार में नहीं है, जिसको हम नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। मॉडिफाइबल वो होते हैं जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। उसमें मसलन आपका हेल्दी डाइट हो गया, एक्टिव लाइफस्टाइल हो गया, आप एक्सरसाइज करें, कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड ना लें। फिर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स अगर कोई मुसलसल कंटिन्यूसली और ज्यादा टाइम के लिए यूज करे, उससे भी रिस्क ज्यादा होता है। अगर कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो मेनोपॉज के बाद कुछ खवातीन यूज करती हैं, उससे भी ज्यादा होता है। फिर एज एट फर्स्ट बेबी, तो जिन खवातीन का बेबी लेट स्टेज में होता है, तो जितना लेट होता है तो उतना ही रिस्क उसके साथ थोड़ा ज्यादा होता है। अर्ली फर्स्ट बेबी के साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है, और इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। एक साल मुसलसल 12 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग से एस्टिमेटेड 4.3% ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। इसी तरह विटामिन डी डेफिशिएंसी रिसेंटली प्रूव हुई है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी थोड़ा रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो ये वो चीजें हैं कि इनके एहतियात करने से हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन गारंटी के साथ प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी 60-70% पेशेंट्स को जो कैंसर होता है तो उनमें कोई खास रिस्क फैक्टर नहीं होता। तो ये बात नहीं है कि अगर आप इनको फॉलो करें या इनसे अपने आप को बचाएं तो फिर गारंटी है कि आपको नहीं होगा। फिर भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन इन चीजों से आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। ये हो गया, हाँ, ये हो गया आपका प्रिवेंशन साइड या रिस्क रिडक्शन। प्रिवेंशन से ज्यादा रिस्क रिडक्शन इज अ मोर सूटेबल टर्म। और फिर आपका अर्ली डिटेक्शन है। तो अर्ली डिटेक्शन में हमारी एडवाइस है, जो अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है, तो अवेयरनेस का मैसेज क्या होता है? अवेयरनेस का मैसेज ये है कि आप सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के जो अलामात है, सिम्टम है, उसको पहचाने। लंप गिल्टी 80% खवातीन में वो होती है। फिर जख्म भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, निपल से चेंज इन शेप भी हो सकता है। ठीक है। अब एडवाइस ये है कि फ्रॉम 20 एज ऑनवर्ड्स सारी खवातीन महीने में एक मरतबा अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करें। सेल्फ एग्जामिनेशन का मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि आपके लिए नॉर्मल क्या है। तो जब आपको पता चलेगा कि आपके लिए नॉर्मल क्या है ऑन एग्जामिनेशन, तो आप कोई भी उसमें चेंज आएगा तो यू विल बी एबल टू पिक इट।
और जब भी कोई भी नई तब्दीली चेंज आए तो आप अपने डॉक्टर से वो करें। आप सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी है, आजकल इंटरनेट यूट्यूब सबके लिए एक्सेस है, तो आप अगर यूट्यूब में सर्च करें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आपको बता देंगे कि किस तरह एग्जामिनेशन करनी है। तो फ्रॉम 20 एज ऑनवर्ड अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करें वंस अ मंथ। और जो खवातीन 40 साल की उम्र तक पहुंची हैं तो फ्रॉम द एज ऑफ 40 ऑनवर्ड्स हर साल में एक मरतबा एक मैमोग्राम करें। उसकी वजह यह है कि जब ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट होता है तो पहले कुछ महीनों में 6, 8, 10 महीनों में उसकी कोई अलामत नहीं होती, वो आपको एग्जामिनेशन पे भी शायद पता ना चले। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे अर्ली डायग्नोसिस का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो एक मैमोग्राम है, और वो 40 साल से ज्यादा खवातीन साल में एक मैमोग्राम का है। ये अगर हम करेंगे तो इससे हम चांसेस ज्यादा है कि अगर किसी को हो भी तो वो हम अर्ली डायग्नोज करें। और अर्ली डायग्नोसिस जिस तरह डिफरेंट लाइंस हैं, स्लोगन्स हैं, तो अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन अर्ली स्टेज पे हो तो उसका इलाज बिल्कुल मुमकिन। तो हमने जिस बात की, हम जिससे बात काफ़ी देर हमें सुनने में आती है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसका जो मेजर कॉज होता है वो होते हैं जीन्स। जेनेटिकली आपको सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आपको तंग करेगा। उसके अलावा क्या सारे ऐसे कॉजेज होते हैं, जिससे हमने रिस्क रिडक्शन की बात की, तो इन यही चीज़ें हैं जो आपको मतलब बचा सकती हैं कि आप ना करें या आप इनका ख्याल रखें तो आप उन वजूहात से बच सकें और आपका रिस्क जो है ब्रेस्ट कैंसर का वो ख़त्म हो सके। सबसे पहले तो ये है कि जो एवरेज रिस्क है ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इन अ पॉपुलेशन, एवरेज रिस्क तो वो है अराउंड 12%, 12.5%, वो हर एक का है अगर आप पूरी कम्युनिटी पे डिवाइड करते हैं। लेकिन इससे इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का रिस्क इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या ओवेरियन कैंसर की तो उनका रिस्क नेचुरली ज्यादा होगा। जो रिस्क फैक्टर हमने अभी लिस्ट किए हैं, जितने रिस्क फैक्टर किसी में ज्यादा होंगे तो उनको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको कम करें। अब ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि अगर किसी के 3, 4, 5 रिस्क फैक्टर्स हैं फिर भी जरूरी नहीं कि उसको कैंसर होगा। या अगर किसी के 0 रिस्क फैक्टर्स जो 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 हम मॉडिफाइबल वाले हैं, जो प्रिवेंटेबल वाले हैं, उसमें से अगर आपका एक भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिर भी हो सकता है, ठीक है। तकरीबन 60 to 70% जो कैंसर होते हैं वो ऐसे लोगों में होते हैं जिनका अपेरेंटली कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एहतियात है, ये जो एडवाइस है, ये सबके लिए है, पहली बात। दूसरी बात, मुकम्मल 100% एहतियात करने के बावजूद भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या किसी के रिस्क फैक्टर अगर हैं उसके बावजूद भी ये हो सकता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर ना हो। तो ये अनप्रिडिक्टेबल सी चीज। बिल्कुल सही है। सो सर, ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में। तो क्या सर्जरी वाहिद इलाज है इसका, या ये मेडिकेशन से या कीमोथेरेपी से इसे कवर किया जा सकता है? अच्छा, इसके इलाज में मेनली 4-5 चीजें हैं। जिस तरह का सर्जरी भी है, कीमोथेरेपी भी है, रेडियोथेरेपी है, शुआएं भी हैं, और फिर एंडोक्राइन ट्रीटमेंट है जो एक टारगेट पेशेंट लेता है रोजाना 5 से 7 साल या 10 साल तक, और फिर टारगेटेड और भी थेरेपी है। हर एक ट्रीटमेंट का मकसद सेपरेट होता है। सारे पेशेंट्स को ये सारी ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए होती हैं, और सारे पेशेंट्स को एक ही ऑर्डर में भी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक टाइप का नहीं होता, मुख्तलिफ टाइप के ब्रेस्ट कैंसर हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन से स्टेज में आया है। तो आप स्टेज पे डिपेंड करता है कि आपने सर्जरी करनी है पहले, आपने कीमोथेरेपी करनी है। लेकिन अगर आप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बात करें कि पेशेंट का आप ऐसे इलाज करें कि उनकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो और वो नॉर्मल जिंदगी गुजारे, तो क्यूरेटिव जो ट्रीटमेंट है वो बगैर ये पॉसिबल नहीं है, उसमें सर्जरी का रोल है। तो अगर बीमारी बाकी बदन में फैल गई है, हड्डियों में, लंग, लिवर में, तो ऐसी सूरत में फिर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो सकती और फिर सर्जरी का ज्यादा रोल उसमें नहीं है। लेकिन अगर हम क्यूरेटिव की बात करें तो सर्जरी भी है, और सर्जरी के साथ ही बाकी मोडेलिटीज भी यूज होती हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप कैंसर का और ओके।
सर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लेडीज़ को कंसर्न होता है जब वो ट्रीटमेंट करा रही होती हैं ब्रेस्ट कैंसर का, कि रिमूवल, कि ब्रेस्ट बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाएगी या बिल्कुल रिमूव तो नहीं कर जाएगी, या उसका क्या सिचुएशन होगी आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो वो प्लीज़ बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ कैंसर निकाल दिया जाए एंड ऑर्गन बच जाए या ब्रेस्ट ना रिमूव करनी पड़े, क्या ये ज़रूरी होता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये वन ऑफ द रीजन है कि लोग डर रहे होते हैं कि मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने तो यही करना है और मुझे ये नहीं चाहिए तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम सिर्फ लंप और सिर्फ कैंसर को निकाल के ब्रेस्ट को बचाएं और बेहतरीन कॉस्मेटिक अपीयरेंस जिसमें पता ही ना चले कि बंदे का ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम टाइम पे डायग्नोसिस करें, क्योंकि हमने लंप को तो पहला एम तो ये है कि हम पूरे लंप को, पूरे कैंसर को निकाल दें। तो अगर लंप छोटा होगा तो ये पॉसिबल होगा। अगर लंप ब्रेस्ट के साइज के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर का लंप है जिसने तकरीबन सारे ब्रेस्ट को कवर किया हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में फिर पॉसिबल नहीं हो। ऐसी सिचुएशन में भी एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में हम ये करते हैं कि वो पेशेंट जिनमें हमें ब्रेस्ट हटाना होता है, तो उसमें एट द टाइम ऑफ प्राइमरी सर्जरी या अगर सारी ट्रीटमेंट खत्म हो जाए उसके बाद हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या अपना ही टिश्यू यूज करके या ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज करके हम दोबारा ब्रेस्ट की शक्ल बना सकते हैं। अब वो फंक्शनली वैसे तो ब्रेस्ट नहीं होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी हो और वो हो, लेकिन कॉस्मेटिकली अगर कोई कपड़े पहन के तो उसमें पता फिर नहीं चलता कि इस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, एक साइड पे ब्रेस्ट है या नहीं है। तो वो पेशेंट जिनको ब्रेस्ट हटाने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, उनके लिए ऑप्शन ये है कि हम उनकी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करें, और ये हम ऑफर कर रहे हैं, अवेलेबल है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये उनको अपने डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन है या नहीं। बिल्कुल सही है। सर लास्ट सवाल है मेरा, वो ये है कि लाइफस्टाइल आपका, फॉर एग्जांपल दोनों तरह से इस लाइफस्टाइल को हम डिस्कस करना चाहेंगे कि एक तो यही कि आपका कैसा लाइफस्टाइल हो, कि आप कैसी डाइट हो या कैसी लाइफस्टाइल हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना, लेकिन अगर हो गया है और आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है, आपने सर्जरी करवा ली है, तो उसके बाद आफ्टर केयर में कैसा लाइफस्टाइल हो ताकि आप एक अच्छी नॉर्मल हेल्थी जिंदगी गुजार सकें। अच्छा, ये एक्टिव लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो ये न सिर्फ रिस्क रिडक्शन में काम आता है, बल्कि वो पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट के बाद लाइफस्टाइल एक्टिव होता है तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनका रिजल्ट बेहतर होता है। तो सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद भी हम एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि आप फ्रेश चीजें खाएं, प्रोसेस जो डाइट है, प्रोसेस चीजें जो मार्केट में आम अवेलेबल हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और वो सारी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल थोड़ा कम करें, और हेल्दी नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें खाएं और एक्सरसाइज और एक्टिव रहें, इर्रिस्पेक्टिव के वेट कितना है। वेट भी एक 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 इशू है कि जिनका वेट थोड़ा ज्यादा होता है तो उनका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव किसी का वेट ज्यादा भी है और वो स्टिल दे आर एक्टिव, तो फिर भी उनका रिस्क भी कम होता है और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद उनका आउटकम भी बेहतर होता है। सही है सर। आपके इस सवाल से एक और सवाल जो मुझे अक्सर सुनने में आया है, तो मैंने कहा वो मैं आपसे पूछ लूं कि क्या ब्रेस्ट के साइज से कोई फर्क पड़ता है? कि आई डोंट नो ये मिथ है या कि किसी का ब्रेस्ट साइज अगर बड़ा है तो उसे चांसेस हैं कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएंगे, या कम है तो हो जाएंगे। इसके बारे में बताइएगा कि इस डज साइज मैटर इन दिस सिचुएशन? अच्छा, अब इसके इसके ये है कि ब्रेस्ट कैंसर जब होता है तो ब्रेस्ट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है फैटी टिश्यू जिसको फैट्स कहते हैं, और दूसरा होता है वो पेरेन्काइमा या जो फंक्शनल टिश्यू है जिसमें मिल्क बनता है। तो फैटी टिश्यू इटसेल्फ जो ब्रेस्ट कैंसर है वो फैटी टिश्यू में नहीं बनता, वो आपका बनता है जो पेरेन्काइमा है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। ठीक है, तो उसमें फिर एक्चुअल साइज से ज्यादा ब्रेस्ट की डेंसिटी
वो काम आती है। ब्रेस्ट डेंसिटी क्या चीज है? ब्रेस्ट डेंसिटी है रेशो ऑफ ये जो ब्रेस्ट पैरेन्काइमा है, फंक्शनल टिश्यू है, वो कितना है रिलेटिव टू फैटी टिश्यू। तो वो पेशेंट, वो लोग, वो खवातीन जिनमें ब्रेस्ट डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जिनमें ये मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग जो टिश्यू है, जो पैरेन्काइमा है, वो जिन उस प्रोपोर्शन है कंपेयर टू फैटी टिश्यू, वो ज्यादा होगा तो उससे रिस्क ज्यादा होता है। अगर किसी का सिंपल साइज नहीं है, अगर किसी का साइज थोड़ा ज्यादा है लेकिन उसकी ब्रेस्ट डेंसिटी कम है, मतलब वो मेजॉरिटी फैटी टिश्यू ही है, उनका रिस्क ज्यादा नहीं है। ब्रेस्ट डेंसिटी जो है वो हम बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मैमोग्राम से भी पता चल सकता है कि किसकी ब्रेस्ट डेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है। तो सिंपल साइज नहीं है, ये डेंसिटी मोर एक्यूरेट है, और डेंसिटी वो ब्रेस्ट पैरेन्काइमा पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन। एंड सर, हमारे सवाल आज के लिए यहीं पे हमने ख़त्म किए। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपका कोई लास्ट एडवाइस या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें अबाउट ब्रेस्ट कैंसर और इसकी आगाही के हवाले से, तो प्लीज़ दीजिएगा। एक ही बात है कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। अगर ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस टाइम पे हो तो जाने बचा सकती है। और इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं बहुत क्विकली, तो कंपैरिजन ये है कि बाहर की दुनिया में जो 5 ईयर सर्वाइवल है, मतलब वो है तकरीबन 95%। मतलब अगर 100 लोगों को कैंसर होता है बाहर की दुनिया में, तो 5 साल में सिर्फ 5 डेथ्स होती हैं, बाकी 95 लोग जिंदा रहते हैं, ठीक रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। हमारे यहाँ जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो है अराउंड 40 to 50%। मतलब हमारे जो 100 लोगों को कैंसर होता है तो 50 से 60 लोग ये जंग हार जाते हैं विद इन 5 ईयर्स, कंपेयर टू ओनली 5 पीपल जो बाहर की दुनिया में। और इसका एक ही रीजन है कि हमारे यहाँ लोग लेट प्रेजेंट करते हैं, स्टेज 4 में हमारे पेशेंट ज्यादा आते हैं, इसीलिए हमारे रिजल्ट पुअर हैं। तो एक ही मैसेज है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स को समझें, 20 इयर्स की एज से ऑनवर्ड मंथ में एक एग्जामिनेशन करें, सेल्फ एग्जामिनेशन करें। 40 साल से हर साल एक मैमोग्राम करें, ताकि हम इसको अर्ली डायग्नोज करें एंड वी कैन सेव मोर लाइव्स। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर। एंड आई होप जो लोग देख रहे हों इस मैसेज को ज़रूर फॉलो करें और वक्त पे अपना इलाज कराएं, ताकि जो आगाही के लिए हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं उसका असल में कोई फ़ायदा हो सके और हम ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम से निकल सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। हम दोबारा आपके साथ किसी और टॉपिक पर सेशन रखेंगे ताकि मजीद लोगों को अवेयर कर सकें डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज का लाइव सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का महीना जो है अक्टूबर जो है ब्रेस्ट कैंसर के महीने के तौर पे उसकी आगाही के लिए मनाया जाता है। और इस महीने को मनाने का मकसद ग्लोबली यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को इसके बारे में आगाही दी जा सके कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशल मसला है और इसकी डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप वक्त पे डिटेक्शन नहीं करवाएंगे तो आपका इलाज नहीं हो सकेगा और ये कैंसर जो है वो फैलता हुआ पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। तो प्लीज़ सेल्फ एवेलुएशन के टिप्स आपको हमारे पेज पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं पे अवेलेबल होंगे सोशल मीडिया पे। तो अपनी सेल्फ एवेलुएशन ज़रूर करें, चेक करें अपने ब्रेस्ट को। एंड अगर कोई लंप या कोई भी ऐसा मसला आपको फील होता है जो उसके सिम्टम्स में आता है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि चेकअप हो सके, मेमोग्राफी करवाएं। इस महीने में बहुत ज़्यादा लैब्स जो है वो मेमोग्राफी पे डिस्काउंट्स ऑफर कर रही होती हैं। तो प्लीज़ कहीं से जाके अपनी मेमोग्राफी ज़रूर करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि आपका टाइमली चेकअप हो सके और कोई भी अगर मसला हो तो उसकी अर्ली डिटेक्शन होकर उसका इलाज हो सके। इसके अलावा लास्ट मैसेज यही दूंगी कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव जो है वो आ गई हुई है। हम रोज केसेस की तादाद बढ़ती हुई सुन रहे हैं।